व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टडी टेबल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आप इस चैप्टर को जो है 6 टॉपिक में समझेंगे, यानी कि लगभग हम 5 लेक्चर में इसे ख़त्म कर देंगे चैप्टर को। इस चैप्टर को नोट से भी देखा जा सकता था, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते जो आपसे छूट सकते थे। तो हम आज जो देखेंगे वो पूरे चैप्टर को एक बार में ही और 5 लेक्चर में से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ ही नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। मेरा नाम आकाश है और चलते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि नाजिज्म जो वर्ड है यहाँ पर, ये एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसमें मैं इज़म लगा दूं तो ये आइडिया जो है आइडियोलॉजी में चला जाएगा। ओके, जहाँ भी आपने इज़म वर्ड यूज़ करा होगा, जैसे सोशलिज्म, गांधीज़म, तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म, जो इज़्म वर्ड है वो आपके आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करता है। आपकी आइडिया है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आइडिया बहुत ऊपर लेवल तक गई, बहुत ब्रॉड एरिया में वो उसका जो एक्सपेंड हुआ, तो वो इज़्म में आ जाएगा, तो आइडियोलॉजी में चला जाएगा वो। खैर, अब हम बात करते हैं द राइजर्स ऑफ हिटलर। आप बात करेंगे मेनली जो है इस चैप्टर को जर्मनी के आसपास के जर्मनी के बारे में बात करेंगे। आप जर्मनी का मैप पहले देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात है जो है यहाँ पर, वो आप कहाँ तक की स्टोरी देखेंगे, 1914 से लेकर आप देखेंगे 1945 तक की स्टोरी। आप पहला पार्ट में जो देखेंगे वो ये है कि 1914 तक से लेकर 1919 तक जो सिचुएशन थी जर्मनी की, वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी। इतनी ख़राब हो गई कि हमने देखा कि 19 के बाद जो है धीरे धीरे हिटलर 1921-22 के बाद से जो है पॉलिटिक्स में आना शुरू करता है, अपनी एक पार्टी बनाते हुए। और वो किस तरीके से 1939 का वॉर छेड़ता है, और फाइनली जो है एक लास्ट टर्म में वो बंकर में अपने आप को, बर्लिन के बंकर में अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेता है। इतना बड़ा ट्रेजिक स्टोरी ये कैसे बना, किसका कारण क्या था, इसी में हम पूरे चीज़ों को जो है डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें आप ये देखेंगे कि एक अपने को बनाते हुए हिटलर जो है बहुत गलत रास्तों को वो सेलेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात, एक मास किलिंग जो है पूरे वर्ल्ड में, जो एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू जो करी गई थी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर जो है अपने सिचुएशन जर्मनी की देखेंगे। पहली बात की हुआ ऐसा क्यों, तो आप पहले ही पन्ने पर आइए। जो हम यहाँ पर बात करेंगे वह है इन द स्प्रिंग 1945 में एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है हेलमुट। ये एक जो है, इसके जो फादर हैं प्रोमिनेंट फिजिशियन थे। अब इन्होंने, इस बच्चे ने अपने जो है पेरेंट की बात जो है सुन ली कि हमें जो है सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि एलाइज पावर जब हमारे पीछे है, ठीक है। और जो हमने मतलब उस समय मैं ये भी बताऊंगा कि कितने लोगों की मास किलिंग हुई थी। तो जूइस जो है अब हमारे पीछे हैं, अब हमें छोड़ेंगे नहीं। तो ये अपने आप की सुसाइड करने की जो बात हम यहाँ पर देखते हैं, कहीं ना कहीं उस बच्चे ने सुना, और अगले ही दिन फादर ने उनके साथ कुछ समय जो है बिताया और अपने आप को ऑफिस में जो है शॉट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक हम चलते हैं। फिर हमने यहाँ पर जाके आप देखेंगे कि वो जो बच्चा था हेलमुट, उसे पता नहीं था कि वो, उसके फादर जो हैं वो एडोल्फ हिटलर के लिए काम करते थे, वो नाजिज्म के सपोर्टर थे। ठीक है, तो हम यही बात इस पर करेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों बनती चली गई, क्यों ऐसा हुआ, क्यों सिचुएशन इतना ड्रास्टिक हो गया कि उसके जो खुद के एम्प्लॉय या उसके जो वर्कर थे, अब अपने आप को सुसाइड करने की बात हो रही है 1945 के बाद। तो ये पूरी कहानी जो है 1914 से शुरू होती है, जब हम देखते हैं कि 2 शक्तियां आपस में लड़ने के लिए काम कर रही हैं। एक थी एलाइड पावर, दूसरी थी सेंट्रल पावर। एलाइड पावर जो एक मित्रों का संघ होता है, जैसे फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन। बाद में इसमें 1970 में अमेरिका भी जुड़ जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल पावर की, यानी कि जो मेन पावर थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड पोलैंड। तो ये वो शक्तियां हैं जो अपने आप में उस समय पावरफुल थी और जो कहीं ना कहीं इनसे लड़ने की बात कर रही थी। तो इस समय जर्मनी में जो थे, सिर्फ हिटलर जो है यहाँ पर, वो ऑस्ट्रिया में जन्मे हुए थे और जर्मनी के सेना में काम करने के लिए आए थे।
ठीक है। तो अभी उनका रोल इतना ही है, बस आप सिचुएशन देखेंगे कैसे ड्रास्टिक हुआ और कैसे 19 के बाद इतना सिचुएशन खराब हो गया जर्मनी का, वो कारण क्या था, फिर हिटलर कैसे पैदा हुआ, वो कैसे हिटलर बना एक, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने यहाँ भी मिल जाएगा एलाइज और सेंट्रल पावर का। जेनोसिडल वॉर जो था वो क्या था, जेनोसिडल वॉर क्या था, तो जेनोसिडल वॉर जो है 1 नंबर का आपसे हमेशा पूछा जाएगा जेनोसिडल वॉर, और ये है किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रैक्शन और लार्ज सेक्शन पीपल, एक बार में कई लोगों को ख़त्म कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो डाटा है, आप यहाँ देखेंगे कि आखिर इसने ऐसा करा क्यों, वो तो एक है, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि इतना भयानक जो है काम करा कैसे गया। तो एक कंसंट्रेशन कैंप था, नाम अच्छा है, लेकिन ये एक जो है गैस चैम्बर हुआ करता था जिसमें लोगों को एक साथ बंद करके और 1 मिनट में ही वो कम से कम हजारों लोगों को ख़त्म कर देता था। तो हम देखते हैं सबसे पहले ज़्यादा संख्या किसकी थी, तो 6 मिलियन जो है 6 मिलियन ज्यूज थे, ठीक है, और 2 लाख जिप्सीज थे, 1 मिलियन पॉलिश थे और 70 खुद के इनके लोग 17,000 जर्मन पीपल थे। कुल मिलाकर आंकड़ों को आप जोड़ेंगे तो 60 और +1 जो जोड़ेंगे आप तो हो गया 70, और ये टोटल आप अगर जोड़ेंगे तो डाटा बन रहा है 72,000 और 72 लाख और 7,000। सोचिए इतने बड़े लोगों को 72 लाख 7,000 का जो आप आंकड़ा देख रहे हैं अब यहाँ पर, ये हिटलर ने सफाया कर दिया था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी, आप यहाँ पर जो है सीधा सीधा जाकर देखेंगे क्यों हुआ था, क्योंकि 1914 के वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसमें जर्मनी को हराया गया, और जर्मनी जब हार जाता है तो उस पर पूरा का पूरा ब्लेम लगा दिया जाता है कि आपके कारण ही जो है हमारी ये हालत हुई है, ठीक है, तो आप जो है इसको पूरा पे करेंगे। तो यहीं पर पे करने के बाद वो पे तो हम देखेंगे ही, साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक वर्साइल की संधि होती है, ठीक है, एक वर्साइल की जो है संधि होती है, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल, और यहाँ पर दोनों एलाई और सेंट्रल पावर जो है आपस में सहमति करते कि हमें वॉर रोक देना चाहिए, जिससे हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। तो लेकिन इसको एक ह्यूमिलिएट करा गया, इस चीज़ को ये कहा गया, बाद में बदल दिया गया इस चीज़ को कि जर्मनी ने घुटने टेक दिए हैं और अब जो है एलाइड जीत चुका है, सेंट्रल पावर हार चुकी है, और इस पेनल्टी को भरने के लिए जर्मनी जो है इसका भुगतान करेगा। तो इसलिए जर्मनी को काफ़ी सारा जो है ओवरसीज कॉलोनी अपनी देनी पड़ी, जिसमें 10th ऑफ पॉपुलेशन थी, साथ ही साथ 30% टेरिटरी जहाँ पर उसके 75% जो है आयरन और 26% जो है कोल, जो फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क, लिथुआनिया तक जाता था। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन एरिया को कैप्चर करना शुरू करा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो थी एक साल में आपको $6 बिलियन जो है, जो यूरो, सॉरी डॉलर नहीं, यूरो जो है, ये सिंबल है आप देख सकते हैं यूरो का, डॉलर ऐसे बनेगा, तो इतना जो है इन्हें पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक रिसोर्स रिच रायलैंड था, पिक्चर अपने मैप में देखेंगे अभी साइड में ही, उस लैंड को भी 1920 में कैप्चर कर लिया। मतलब पूरा का पूरा भुगतान जो है कौन करेगा, वो जर्मनी करेगी, राइट। तो फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या था, ऊपर के पॉइंट हमने थोड़ा सा छोड़ा था, इस चीज़ को लगाने के बाद फिर से दोबारा से जर्मनी खड़ा ना हो जाए, कोई किंगशिप के से लेकर, कोई डेपोटिज्म से वर्ड से लेकर, मतलब इनको शासक या कोई ऐसा राजा ना आ जाए जो मतलब पहले की तरह ही हमें वॉर करे। हिटलर का नाम अभी नहीं है, ध्यान रखें। तो वीमर रिपब्लिक जो है एक स्टेबल कराया गया। वीमर रिपब्लिक वो था एक पार्लियामेंट्री सेटअप, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा है, रशिया में ड्यूमा है, अमेरिका वगैरह की तरफ सीनेट वगैरह ये सब है। तो आप यहाँ कहीं ना कहीं देखेंगे कि वीमर रिपब्लिक का सेटअप कर दिया गया, इसलिए कि वहाँ पर जो है फेडरल स्ट्रक्चर का एक गवर्नमेंट सेट हो सके। तो आपको सब जो है यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने रिसोर्सेज की बात बताई थी जो ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम जो है ये संधियाँ करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ से जो है अपना सेटअप करेंगे उसी एरिया को, ठीक है। राइक्सटैग जो है कहा जाता है जर्मन के पार्लियामेंट को, ध्यान रखिए कहा गया जब वहाँ पर लगाया गया कौन सा, वीमर रिपब्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो है आप देखेंगे हमारा पूरा ये था द इफेक्ट ऑफ द वॉर। इस वॉर का कितना बड़ा इन्हें पेमेंट जो है पे करना पड़ा, वो तो हमने देखा ही इस वाले पॉइंट में, राइट। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ द वॉर, इस वॉर का और क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो आप क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, आप ऊपर के पॉइंट को भी नीचे जोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप ये पॉइंट देखेंगे यहाँ पर
द वॉर हैड डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द इंटायर कॉन्टिनेंट साइकोलॉजी एंड फाइनेंशियल, यानी कि दिमागी हालात पर भी और आपके वित्त यानी कि आर्थिक स्थिति पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा लोगों के। सबसे पहली बात, वो कंट्री जो क्रेडिटर थी, जर्मनी क्रेडिटर थी, जो लोगों को उधार देती थी, अब वो खुद उधार लेने वाली बन गई, डेबिटर हो गई, सबसे बड़ी बात। और इससे क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक जो है इस समय, इस ओल्ड एम्पायर को अब इसको जो है दर्जा दिया गया कि कम से कम आप उस चीज़ को संभालिए जर्मनी में। और उन्हीं के लोग थे, वो कोई एलाइड पावर के नहीं, जर्मनी के ही सिलेक्ट किए गए लोग थे। अब उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन बन गया क्योंकि उन्हें पे भी करना पड़ेगा पैसा। तो एक तरीके से ये जो रिपब्लिक, वीमर रिपब्लिक का जो कंसेप्ट, एक तरीके से वो वॉर गिल्ट था और नेशनल ह्यूमनिज्म की तरह था, मतलब राष्ट्र के अपमान की तरह से लगा दिया गया और उनको ये भी दिखाने की कोशिश की तुम्हारी यही हैसियत है और तुम इसी तरीके से काम करोगे। तो ये उधार सब दिखाने का यही मतलब था। साथ ही साथ आप देखोगे कि इस तरीके का जो वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले पीपल थे वो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक थे एंड डेमोक्रेट वाले लोग थे। लेकिन जो इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल, यही लोग नहीं मानते थे, कंजर्वेटिव वाले। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। अब नवंबर क्रिमिनल क्या होता है, द माइंडसेट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930। ये 1930 के टाइम में जाकर एक नवंबर क्रिमिनल का कंसेप्ट है, वो आगे भी आप देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे इसको, क्योंकि इसका पूरा अभी हमने जो है यहाँ पर नहीं दे रखा है, हम उसे नीचे जाके पढ़ेंगे। आगे है द फर्स्ट वर्ल्ड लेफ्ट डीपर इम्प्रिंटमेंट ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी। आप फटाफट इस चीज़ को देखिए जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है एक पॉइंट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंटमेंट द यूरोपियन सोसाइटी एंड द पॉलिटी। Soldiers came to be placed above civilians. Politicians and publicists had laid great stress on the need for men. इसमें इस लाइन में जो आप देखेंगे कि वॉर होने से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने से, अब जो आपके सोल्जर्स थे, अब उनकी जो ओहदे होने लगे वो सिविलियन से काफ़ी ऊपर चले गए। पॉलिटिशियन जो थे लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव। अब लोगों में ये दिमाग रखा गया कि एक आदमी जो है उसका कैसा लुक होना चाहिए, वो एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन होना चाहिए, इस तरीके का इंसान दिखना चाहिए। क्योंकि ये सोल्जर का जो एक छवि उन्होंने बनाया था यूरोपियन सोसाइटी में, इस तरीके को लेकर काफ़ी ऊंची बात होने लगी कि आप सोल्जर्स वगैरह में, क्योंकि इन्होंने जो है पूरा एरिया कॉन्कर कर लिया, हरा दिया, तो कम से कम लोगों में ये बातें आने लगी। तो मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, द ट्रूथ हाउएवर द सोल्जर लिव मिजरेबल लिव्स इन दिस ट्रेंच। यानी कि साथ ही साथ मीडिया ने भी इसको काफ़ी ग्लोरीफाई करा है इस चीज़ को कि जो इनका लाइफ होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और ये ट्रेंचेस काफ़ी दिन इनको चूहे और उन सब एरिया में इनको रहना पड़ता है, पॉइजनस गैस वगैरह इनको झेलनी पड़ती है। तो धीरे धीरे जो है इनका जो है enemy face poisonous gas and enemy selling and witness their ranks reduce rapidly. Aggressive war propaganda and national honor वाला जो आपको पॉइंट है ये वाला इन द पब्लिक स्फेयर। आप यहाँ देखेंगे कि देखिए एक और चीज़ जिसमें आपको मैं यहाँ बता नहीं पाया, जिसमें ये था कि ऊपर तो लिखा हुआ है कि हाँ कि मीडिया जो है ग्लोरीफाइंग को कर गई, लेकिन हकीकत बात तो यही थी कि इनको जो है उनको ऐसे ऐसे ट्रैप वगैरह में रहना पड़ता था जहाँ पे इनको बहुत चीज़ों से लड़ना पड़ता था, ऐसी ऐसी गैसेस जो रियल लाइफ इनकी बहुत ख़राब थी, लेकिन यहाँ पर इनको हीरो बना दिया गया था। तो एक तरीके से कंजर्वेटिव थॉट वाले चीज़ों को, आइडिया को दिमाग में डाल जाते कि लोग जो है मतलब यूरोपियन सोल्जर जो हैं इस तरीके से रह रहे हैं। लेकिन हालांकि यही बात थी कि उस समय का जो डेमोक्रेसी था वो काफ़ी ज़्यादा जो है उस समय फ्रेगाइल आइडिया था। फ्रेगाइल मतलब एक नाजुक आइडिया था बिल्कुल, ठीक है, इतना सक्सेस नहीं था क्योंकि उस समय शुरुआत भी यहीं हुई थी। तो अब यहाँ तक इन आइडियाज़ को देखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस क्या चीज़ थी। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही वीमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ और जो क्योंकि ये वीमर रिपब्लिक का कंसेप्ट जो था वो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रशिया के थ्रू ही डाला गया था। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में ये देखा था कि डेमोक्रेसी का एक नया कंसेप्ट जो है मतलब एक तरीके से ड्यूमा वाला कंसेप्ट और पूरा लेनिन का जो कंसेप्ट था हमने जो पिछला पढ़ा था वो कहीं ना कहीं इस वीमर रिपब्लिक में डालने की कोशिश करी गई, जो कि इतना सक्सेस नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बर्लिन वॉज चार्ज विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। यानी कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा हुआ बर्लिन का जो डिमांड करने लगी कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस में हमें होना चाहिए। वो जो है अब इस तरीके का जो अपोज करते थे वीमर को, वो सोशली डेमोक्रेटिक कैथोलिक जो ऊपर भी लिखा हुआ है वो वीमर को अपोज करते थे।
कि मतलब जो है इस तरीके का सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट होना चाहिए, ना कि वीमर वाला कंसेप्ट होना चाहिए, और पर्टिकुलर काम करने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ ये लिखा है कि द वीमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। अब इसका मतलब है कि जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि डेमोक्रेट, कैथोलिक और सोशलिस्ट ने तो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात तो करी थी, लेकिन खुद वीमर रिपब्लिक ने एक पुराने वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जिसे फ्री कॉर्प्स कहा गया था, इसकी सहायता से इनका सफाया कर दिया गया। एक स्पार्टसिस्ट फंड जो बनाया गया था, उसके इस तरीके से लोकतंत्र गणराज्य वाला जो कंसेप्ट था, इसको जो ये लोग सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए अलग से कुछ, जो इन्होंने रशिया से सीखा था, उसके लिए इन्होंने कहा था कि हमें ऐसा चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें हटा दी गई, नहीं मानी गई। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल रेडिकुलेशन वॉज ओनली हाई बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द 1923 में हमने यहाँ क्या देखा कि राजनीतिक में जितने रेडिकल वाले थॉट के लोग थे 1923 में, इनको 1923 के इस इकोनॉमिक क्राइसिस पे भी बहुत ज़्यादा जो है उनको वो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला यहाँ से, क्योंकि जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध जो है मतलब लार्जली हम देखते कि लोन के बिहाफ पर लड़ा था, ठीक है, लोन के। इस तरीके से क्या हुआ, इस बदले में उन्हें गोल्ड जो है रिप्रेशन में देना पड़ा। रिप्रेशन का मतलब होता है कि आप जो है इसमें आप ऐसे जान सकते हैं इस वर्ड को, इसके दो वर्ड बनेंगे, एक रिप्रेशन, दूसरा डिप्लेटेड, यानी कि एक डिप्लेशन जो होता है, रिप्रेशन जो होता है उसको बोलते हैं हर्जाना, मतलब बदले में जो आपको देना पड़ेगा वो है गोल्ड। तो हम यहीं पर देखते हैं कि पूरी तरीके से गोल्ड डिप्लेट हो गया, ख़त्म हो गया, और 1923 में हम देखते हैं कि जर्मनी ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब पे करने से मना कर दिया, क्योंकि एक समय पैसा देते थे 6 बिलियन, उनको नहीं हो पाया, तो उस बदले में उन्हें सोना देना पड़ता था, जिसे हम रिप्रेशन कहते हैं, हर्जाना। लेकिन 1923 तक हम पहुँचते पहुँचते इनका ये भी ख़त्म हो गया, अब ये पे करने से मना कर गए, और इनको बदले में रूर वाला एरिया देना पड़ा। पहले तो राइनलैंड गया ही, रूर का एरिया देना पड़ गया। ये पूरा कोल का एरिया था, जिससे जो है इनका बहुत भारी का नुकसान हुआ। बदले में ये देखते हैं हम यहाँ पर कि इन्होंने बेहिसाब इसका उपाय निकाला जर्मन ने, वीमर ने भी, कि जो है प्रिंटेड पेपर हमें छापना चाहिए, मतलब खूब सारा करेंसी इन्होंने छापना शुरू करा। इन्होंने करेंसी छापते छापते ऐसा टाइम आ चुका था कि अप्रैल के महीने में अगर देखें, जैसे कि आज इंडिया के हिसाब से देखें तो $1 बराबर 75 रुपीज़ का हिसाब होता है। इन्होंने क्या करा, इतनी करेंसी छापी कि उनका एक उस समय जो जर्मनी की करेंसी थी, इसको बोलते हैं मार्क्स इनकी करेंसी थी। आप ध्यान से सुनेंगे इस बात को, मार्क्स इनकी करेंसी थी। और फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि $1 की कीमत जो है 24,000 मार्क्स के बराबर चली गई, ठीक है। $1 जो है अब 2400 मार्क्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 2400 मार्क्स के बराबर चली गई अप्रैल के महीने में। वही जुलाई के महीने में आते आते करीब 353 जो है, मतलब 3,53,000 की जो है मार्क्स की कीमत हो गई। अब जो है अगस्त के महीने में जाते हम देखते हैं करीब, आप यहाँ पर इस डाटा को देखते रहिए, ये बढ़ती ही चली जाएगी। आखिरी में ऐसा टाइम आएगा, आप इस वाले पॉइंट पे देखेंगे कि वो 10 करोड़ के आसपास उनकी एक जो है यूरो पहुँच जाती है। तो इसी हिसाब से जो है इतनी हालत ख़राब हो गई कि मान लीजिए एक बंदा जो है वहाँ पर 1-2 यूरो में, जो मैं डॉलर का एग्जांपल दे रहा था, उनका यूरो था, तो इस यूरो में जो है यहाँ आके बहुत अच्छी खासी गाड़ी खरीद के दिखा सकता है। इतनी ख़राब हालत हो चुकी थी। इसी को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। बैंकिंग उसमें इकोनॉमी में आप ऐसे हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे, जिसका मतलब होता है पैसों का गिर जाना और उसके मुकाबले में विदेशी मुद्रा का मजबूत होना, ठीक है। तो आप ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में, द ईयर ऑफ डिप्रेशन के बाद से। थैंक यू।